हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना नया लेक्चर लेके आए हैं हिस्ट्री सीरीज़ का, जो है नवपाषाण काल के विषय में। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई जहाँ मैंने पढ़ी, और अपने जीवन में मैंने कहीं ना कहीं उसे अप्लाई भी किया है। बेसिकली ये जो लाइंस हैं, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, ये उपनिषदों से ली गई लाइंस हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, वो इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे। उनका कहना था कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी इसका मतलब है ना थको, ना रुको, ना झुको, बस चलते ही रहो। वहीं अगर हम उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों में भी यही इसका मीनिंग बताया गया है कि हमें निरंतर चलना ही चाहिए, यानी चलने का नाम ही जीवन है। हम निरंतर चलते रहते हैं, इसी का नाम ही जीवन है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर चलते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय तो निरंतर अपनी गति से बढ़ ही रहा है आगे। हम हंस रहे हैं तब भी समय बीत रहा है, हम रो रहे हैं तब भी समय बीत रहा है, हम खाली बैठे हैं तब भी समय बीत रहा है, और हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं तब भी समय इतना ही जा रहा है। तो इसीलिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसी के साथ ही हम लोग बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जो है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। इसकी टाइमलाइन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि भाई पाषाण काल को हमने 3 भागों में खंडित करके पढ़ा है। 3 भागों में हमने इसको विभक्त किया है। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल यानी पैलेलिथिक एज, मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक एज, इसकी टाइमलाइन क्या है? ये 6000 बीसी से शुरू होता है और 4500 लगभग 4500 बीसी तक ये चलता है। इस काल की जो सबसे मुख्य बात है, जो सबसे प्रमुख बात है, वो ये है कि इस काल में मानव एक उत्पादक के रूप में हमारे सामने आता है। उत्पादक यानी अभी तक जो मानव था वो कंदमूल फलों पर या मांसाहारी जीवन पर ही अपना जीवन निर्वहन कर रहा था। लेकिन इस युग में हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि मानव अब कृषि कार्य करना भी उसने शुरू कर दिया था मानव ने, और वो एक उत्पादक के रूप में हमारे सामने आता है। यानी प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो नवपाषाण काल से ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो और ख़ास बात थी नवपाषाण काल की, कि इसके जो औजार थे, जो हथियार थे, उनमें हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। हमने अलग अलग नाम रखे हैं इन पाषाण कालों के, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका क्या कारण है। उसका कारण यही है कि हमने उनके औजारों में निरंतर परिवर्तन और निरंतर विकास देखा है। उसी विकास के आधार पर हमने इन्हें पाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल नाम दिया है। तो नवपाषाण काल के जो औजार हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सुडौल हो गए थे। साथ ही साथ उन औजारों को उन्होंने अब पॉलिशदार बनाना शुरू कर दिया था, उनके ऊपर उन्होंने अब पॉलिश करना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो चमकदार बने। चमकदार के साथ ही साथ उनकी जो आयु है औजारों की वो भी अधिक रहे और उन्हें प्रयोग करना भी थोड़ा आसान उन्हें हो जाए। तो इसीलिए निरंतर विकास उन्होंने किया। औजारों में भी हमें विकास क्रम देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इस समय हमें मुख्य रूप से जो औजार देखने को मिलते हैं, कुल्हाड़ी मिलती है देखने को, हंसिया हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ खेती का कार्य उन्होंने अब शुरू कर दिया था, और खेती के साथ साथ ही पशुपालन भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। पशुओं का वो प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? पशुओं का जो पालन उन्होंने किया या पशुपालन जो शुरू किया, उससे उन्हें 2 फायदे हुए। कौन कौन से? एक तो उन्हें पशुपालन से मांस मिल जाता था, अब वो आसानी से मांसाहार कर सकते थे। दूसरा, उन्हें अब दूध के उपयोग के विषय में भी पता चल गया था, वो दूध का प्रयोग भी अब करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ कि उस समय के कृषि उपकरण भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिनका प्रयोग वो कहाँ करते थे? कृषि करने में करते थे।
मानव अब अपने खेतों के आसपास क्या करने लगा था, मिट्टी के छोटे छोटे घर बना के वो रहने लगा था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मानव कहाँ निवास बना रहा है, धीरे धीरे निवास ऐसी जगह पर वो बना रहा था जहाँ उसे आसानी से जल उपलब्ध हो सके, पीने के लिए भी और कृषि कार्य के लिए भी। तो उन्हीं स्थानों पर उसने क्या किया, जो जल के किनारे थे, जहाँ नदियों के किनारे हो गए, झीलों के किनारे, जहाँ उन्हें जल आसानी से मिल सकता था, वहीं उन्होंने अपने छोटे छोटे घर घास फूस से बनाने शुरू कर दिए थे। और वहीं उसके आसपास ही अपने घरों के उन्होंने क्या किया, जैसे यहीं नहरों के किनारे उन्होंने अपने घर बनाए और वहीं आसपास का जो क्षेत्र था, जंगल था, उसे साफ करके अपने खेतों के तरीके से उन्होंने उन्हें प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया, अब उनके जीवन में स्थायित्व आ गया था। अब अगर हम देखें तो उनका जीवन क्या हो गया था, स्थायी हो गया था। धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बसने लगी थी, उन्होंने अपना समुदाय बनाना शुरू कर दिया था और इन्हीं बस्तियों ने आगे जाके फिर गांवों का रूप धारण करना शुरू कर दिया। यानी जो गांव है उनका बेस यहीं से बनना शुरू हुआ था। इसके साथ ही साथ जब उनके घर हो गए, खेत हो गए, तो उन्होंने अब मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। उस समय के पॉलिशदार बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ नवपाषाण काल का जो सबसे प्रमुख और प्रबल आविष्कार था, उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहिए का आविष्कार अब कर लिया। अब पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, पहिए के आविष्कार से उन्हें दो फायदे हुए। कौन कौन से, इस पहिए को एक तो वो प्रयोग कर सकते थे चाक के रूप में, और दूसरा जो प्रयोग था उसका प्रयोग उन्होंने किया पहिए के रूप में। तो अब उन्हें चाक भी मिल गया जिससे वो आसानी से मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बना सकते थे, और उन्हें पहिए के रूप में भी एक गोल या चाक मिल गया। तो उस पहिए से उन्होंने क्या किया, उस पहियों में उन्होंने अपने पालतू जानवरों को लगा के छोटी छोटी गाड़ियां बना के इधर से उधर सामान ढोने का उन्होंने प्रयोग किया। और पहिए के आविष्कार से मानव को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ और वो क्या करने लगा, धीरे धीरे व्यापार की ओर बढ़ा। उसने अब क्या किया, चीज़ों का आदान प्रदान उसमें शुरू हो गया था कि भाई किसी के पास चावल ज़्यादा हो गए तो वो अपने चावल को दूसरे स्थान पर ले जा सकता था, किसी के पास गेहूं ज़्यादा है तो उनसे अदल बदल के अपनी चीज़ों को, यानी वस्तु विनिमय हमें देखने को मिलता है कि वस्तु विनिमय यहाँ से शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ खेती के कारण अब लोग क्या हो गए थे, एक ही जगह रहने लगे थे, यानी स्थायी निवास उनका शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ स्थायी निवास के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उनके जो कौशल थे, उनके नए नए कौशलों का भी विकास हमें देखने को मिलता है। उस समय का मानव क्या था, मूंज की टोकरियां बनानी लगा, चटाइयाँ बनाने लगा, कताई करने लगा। इसके साथ ही जानवरों के बालों से वो कपड़ा बनाना भी सीख गया था। इस चीज़ के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। साथ ही साथ सामुदायिक जीवन जो था उसका विकास भी हो गया था। वहीं ये भी पता चलता है कि जब वो अपने शवों को दफनाते थे तो वो भी बहुत ही धार्मिक विश्वास के साथ वो दफनाते थे। मृत व्यक्तियों के साथ वो खाने पीने की सामग्री रखते थे, बर्तन रखते थे, यानी उनका कहीं ना कहीं विश्वास था, धार्मिक विश्वास उनके अंदर अब आ गया था। ये सारे जो प्रमाण है ये बताते हैं कि वो शवों के साथ उन सामग्रियों को रख रहे हैं, यानी उन्हें ये लगता था कि मरने के बाद भी कोई एक ऐसा लोक है जहाँ जाएगा वो मृत व्यक्ति और उसे उन सामग्रियों की आवश्यकता वहाँ हो सकती है। अब अगर हम बात करें नवपाषाणकालीन स्थलों की, तो हमारे सामने है नवपाषाणकालीन स्थल। इसमें हम देख सकते हैं कि नवपाषाणकालीन जो स्थल थे वो अब पूरे भारत में काफ़ी जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत नई चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि भाई जो दक्षिण भारत है उसमें नवपाषाण संस्कृति का विकास हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि कोई भी सभ्यता, संस्कृति, आक्रमणकारी या कुछ भी परिवर्तन आएगा तो वो भारत की इस दिशा में आएगा और उसके बाद वो अंदर तक जाएगा, यानी हमारे दक्षिण भारत तक वो परिवर्तन पहुंच जाएगा। तो वही हमें देखने को मिल रहा है कि नवपाषाण काल में हम अगर देखें तो ये स्थल हमें दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा विकसित दिखाई दे रहे हैं।
अब जैसे सोने का सबसे पुराना अवशेष की अगर हम बात करें तो वो भी हमें कर्नाटक की जो कोलार की खानी है वहीं से देखने को मिल रहा है, जो नवपाषाण युगीन है, यानी जो नवपाषाण युगीन स्थल से हमें मिला है। और इसका विकास भी हमें ज़्यादातर वहीं देखने को मिल रहा है नवपाषाण काल का। अब हम बात करें नवपाषाण युग के जो स्थल हैं, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जैसे बलूचिस्तान है, उसमें मेहरगढ़, गुल मोहम्मद, राना गुंडई। ऊपरी सिंधु प्रणाली की बात करें तो जलीलपुर, सरायकोला। कश्मीर में झेलम की घाटी में जो सबसे प्रमुख स्थल हमें देखने को मिलते हैं बुर्ज होम और बुकराल, जहाँ से कि गर्त निवास के भी प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, महामढ़ा, बिहार का चिरांद, सेनुआर। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल की बात करें तो पांडुराजा, डिब्बी। असम में सरुतरु और मारकडोला। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के जो स्थल थे ब्रह्मगिरी, हालूर, कोडेकाल, कुपगाल, मास्की और पासवाए, संगनाकल्लू, टेक्काको, लाकोटा, और आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा, पिकलीहाल, उन्नूर और तमिलनाडु का पायमपल्ली। नवीनतम खोज की अगर हम बात करें तो भारत में चावल की खेती का जो प्राचीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मिला है, जो लहुरा देव 8000 ईस्वी में प्राप्त हुआ ये, और इसकी खोज जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नवपाषाण युग के जो स्थल थे उनके विषय में। अब इसी तरीके से जो विकास क्रम है, अब पाषाण से धीरे धीरे मानव बढ़ेगा धातुओं की खोज की तरफ, और अब आएगा हमारा धातु युग। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इसके साथ ही साथ अब आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरीके से हम पूरे इतिहास को कवर करते हुए चलेंगे, पूरे क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आप लोगों का कुछ भी बीच में मिस ना हो और आपको पूरा इतिहास बहुत अच्छे से समझ आ चुके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।